हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 13 में हमने प्रश्न नंबर 45 तक पढ़ा था। राजन सीरीज लघुत्तरी प्रश्न, थर्ड पेपर आपका सेकंड सेमेस्टर साइंस में। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम जुड़ के PDF डाउनलोड कर सकते हैं हर एक क्लास का, और कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 46, और जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनको क्लास को शेयर कर देंगे। परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से क्या संबंध है? तो आपके आसपास जो परिवेश है वो क्यों साफ सुथरा रहना चाहिए? आप परिवेश को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे? तो देखिए, ये इजी प्रश्न है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। आप लोग लिख सकते हैं परिवेशी स्वच्छता। ठीक है, जो आपके सराउंडिंग्स हैं, अगल बगल हैं, वो क्यों नीट एंड क्लीन रहना चाहिए? क्योंकि परिवेशी स्वच्छता के अंतर्गत परिवेश की सफाई, कक्ष की सफाई, ठीक है, जहाँ पे आपके कच्चा वातावरण है उसके अगल बगल सफाई रहेगी, कागज वगज नहीं रहना चाहिए, धूल धक्कड़, ठीक है, शौचालय की सफाई आदि शामिल होती है। परिवेशी स्वच्छता का उद्देश्य परिवेश से संबंधित समस्त सदस्यों की स्वास्थ्य रक्षा से है। यदि परिवेश में स्वच्छता होगी तो इसका लाभ समाज को भी मिलेगा। स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा रखने हेतु परिवेशी स्वच्छता का प्रभावशाली कार्यक्रम लागू करना होगा, तभी देश का विकास होगा। तो ये पूरा समूचा बात परिवेशी स्वच्छता कहलाएगी। तो देश में परिवेशी स्वच्छता बनी रहे, इसलिए हमारा दायित्व तो है कि हम अपने आस पास पड़ोस में किसी प्रकार की गंदगी न रहने दें। अगर गंदगी रहेगी तो क्या होगा? हैजा हैजा, खसरा, पीलिया, और पानी रुकने से क्या होगा? मच्छर लगेंगे अगल बगल, मलेरिया की बीमारी, इंसेफ्लाइटिस, ये सब जो भी संचारी रोग हैं फैल जाएंगे। तो पड़ोसियों को परिवेशी स्वच्छता के विषय में जागरूक भी करना चाहिए हम लोगों को, और बताना भी चाहिए, और इनके साथ ही सफाई अभियान में योगदान देना चाहिए। भारत सरकार द्वारा क्या चलाया जाता है? स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। आपके पड़ोस में गंदगी के ढेर न हो, आप क्या कर सकते हैं इसमें? थोड़ा सा आप अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं कि भारत सरकार के अथक प्रयास के द्वारा वर्तमान समय में सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, जिससे इतने शहरों को स्वच्छ किया गया है और इतने को पुरस्कार दिया गया है। तो ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होते हैं तथा विभिन्न रोगों का कारण बनते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, PDF आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, आप लोगों को अगर पढ़ना होगा तो, रिवाइज करना होगा तो। प्रश्न नंबर 47, हम ऊर्जा का अपव्यय कहाँ कहाँ करते हैं? यानी कि हम लोग ऊर्जा को एक्सपेंस कहाँ से करते हैं, ठीक है, खर्च कहाँ पे करते हैं? ऊर्जा को संरक्षित करने के विभिन्न तरीके लिखिए। तो किसी भी व्यक्ति को कार्यशील रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिस दिन आप खाना नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करते हैं, आपका शरीर सुस्त रहता है। तो उसी प्रकार ऊर्जा रहेगी तभी आप एनर्जेटिक होकर कार्य करेंगे। तो ऊर्जा मानव जीवन का महत्वपूर्ण घटक है। मानव की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे मकान हुआ, कपड़ा, भोजन, रेल, सड़क, जलवायु, परिवहन, संचार, सूचना और प्रसारण एवं अन्य मानव संसाधन के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा से ही मानव विभिन्न कार्य करने योग्य बनता है तथा सक्रिय रहता है। ऊर्जा का हमें सदैव संचय करना चाहिए, ठीक है ना? तो ऊर्जा को संरक्षित करने के चलिए हम लोग उपाय पढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे ऊर्जा को संरक्षित करने के उपाय, बिना हेडिंग के एग्जाम में नहीं लिखा जाता है। डिफरेंट मेजर्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो विभिन्न प्रकार के उपाय किसका? प्रिजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा क्या है? हमारे जीवन का आधार है। एक कहावत है दर्शन शास्त्र में, जागरण से ऊर्जा खर्च होती है। तो ऊर्जा जीवन का आधार है, तो ऊर्जा खर्च भी होती है और बनती भी है। तो ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला, अपने दैनिक जीवन में हमें ऊर्जा का अपव्यय रोकना चाहिए। फालतू का काम मत करिए, फालतू का ज़्यादा बोलिए मत, तो आपकी ऊर्जा संरक्षित रहेगी। नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे तो भी आपकी ऊर्जा संरक्षित रहेगी। सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपकी नष्ट होती है नेगेटिव और गलत संगत में। दूसरा, जीवाश्म ईंधन जैसे, जीवाश्म ईंधन को क्या कहते हैं? फॉसिल्स, जो आज से पृथ्वी से लगभग करोड़ों अरबों साल पहले पृथ्वी में जो आया था, ट्रेजेडी आया था, तूफान आया था, तो उसमें जो मर गए थे जीव जंतु अवशेष थे, वो दब करके मर गए। तो वो एक कालांतर में एक
टाइम बीतने के बाद क्या हुआ, वो जीवाश्म ईंधन बन गए उच्च दबाव के कारण। तो कोयला भी क्या है, जीवाश्म है। कच्चा तेल का उपयोग कम से कम करना चाहिए। तो जीवाश्म ईंधन का आप कम से कम उपयोग करेंगे तो कोयला की बचत होगी, कच्चे तेल की बचत होगी, तो आपकी आने वाली पीढ़ी इसका उपभोग करेंगे। ठीक है, और इनका उपयोग केवल उसी स्थिति में करना चाहिए। आप सोचिए अगर आपके घर 24 घंटे लाइट ना आए तो आपको कितना दिक्कत होगा। आपका फ़ोन नहीं चार्ज नहीं होगा, टीवी, फ्रिज, एसी, कुछ भी सब कल कारखाने बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है ऊर्जा को संरक्षण करिए, जबकि इनका उपयोग अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, और ऊर्जा का सामूहिक उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस आप ही उपयोग कर रहे हैं और ऊर्जा का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है और ह्रास हो रहा है। यानी कि ऊर्जा वेस्ट नहीं करना है आपको। चौथा, वृक्षों की कटाई रोकनी जानी चाहिए तथा अधिक से अधिक नए वृक्ष लगाए जाएं। देखिए, वृक्षों को काट करके ऊर्जा कैसे नष्ट हो रही है, तो वृक्षों को अब जला दे रहे हैं मान लीजिए आप, तो ऊर्जा का क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है और आपको ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है, मिलने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए वृक्षों की कटाई रोक देंगे। ईंधन की कम ऊर्जा खपत वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। तो अब क्या आ गया, सीएनजी आ गया है, सीएनजी वाले वाहन आ गए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बैटरी वाले वाहन आ गए हैं। अब तो सुनने को आ रहा है कि जो गन्ने का रस होता है, गन्ने के रस से चलने वाले बाइक भी आ रहे हैं, मोटरसाइकिल भी आने वाले हैं कुछ दिनों में मार्केट में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48। 48 क्या है, मानव के श्वसन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप जिस 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 अंग से इन्वॉल्व होता है सांस लेना, उसका चित्र बनाना है 2020। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आप लोग इससे परिचित होंगे छोटे कक्षाओं में, 9, 10th, 11th, 12th में। तो देखिए, नासा मार्ग, जो आपके नाक का मार्ग होता है उसको नासा मार्ग कहते हैं। ठीक है, कटच्छद। ठीक है, ये जो नली होती है ऑयसोफेगस जिसको कहते हैं, ये कटच्छद कहते हैं। हिंदी नाम बहुत कठिन होता है, आप लोग इंग्लिश जिनको आता है इंग्लिश भी लिख सकते हैं। श्वास नली है ये। ठीक है, ये क्या है, ऑयसोफेगस श्वास नली है। श्वसनी, ये क्या है, ये श्वसनी है, डायफ्राम के पास देखिए। श्वसन नलिकाएं, ये जो श्वसन नलिकाएं हैं आपके फेफड़े में, देखिए ये फेफड़ा है, इसी में जो श्वसन नलिकाएं होती हैं, इन्हीं के माध्यम क्या होती है, सांस अंदर बाहर होती हैं, फूलती हैं और ऑक्सीजन शुद्ध होता है। ग्रसनी है, ये क्या है, ग्रसनी है। ये क्या है, मुख गुहा, जो आप खाना खाते हैं मुख के अंदर का ये गुहा है। तो ये क्या हो जाएगा, मानव श्वसन अंग का ये चित्र हो जाएगा। ये फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, देखिए हृदय, ये फेफड़े के बीच में ही पे हृदय रहता है। और फेफड़े से क्या जुड़ा रहता है, फुफ्फुस शिरा भी जुड़ा रहता है। देखिए यहाँ पे फुफ्फुस शिरा जुड़ा है और यहाँ पे राइट साइड में फुफ्फुस धमनी। तो इधर फुफ्फुस धमनी और इधर फुफ्फुस शिरा। तो यही आपका क्या है, मानव के श्वसन अंग का नामांकित चित्र है। तो एक बार और देख लेंगे, नासा मार्ग यहाँ पे है, दिमाग में फिट कर लेंगे। कंठच्छद यहाँ पे है, फिर कंठच्छद के ऊपर ही ग्रसनी है और मुख गुहा भी क्या है, जस्ट नासा मार्ग के नीचे ही है। और श्वास नली है ये, और ये श्वसनी है जहाँ पे श्वास जाता है। ये सब इन्वॉल्व रहते हैं सांस लेने में मनुष्य के। ये फेफड़ा है। ठीक है, ये क्या है, लंग्स, ये आपका लंग्स हो गया। लंग्स दो होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट। तो हृदय हो गया और फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस शिरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 49। 49 क्या है, खेतों में प्रयुक्त कल्टीवेटर का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए यहाँ पे बीएससी एजी जो किया होगा उससे क्वेश्चन आ गया। ये बीएससी एजी करते हैं जो जो कृषि विज्ञान पढ़ते हैं उनका है ये प्रश्न। 49, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है इसीलिए साइंस में आया है। तो साइंस ऐसा ब्रांच है जो दुनिया के हर एक सब्जेक्ट को उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। खेतों में प्रयुक्त कल्टीवेटर का नामांकित चित्र बनाइए। उत्तर, यह हैरो की भांति यंत्र है। यह कांटे लंबे होते हैं जो सिरे पर झुके रहते हैं। इन कांटों की पारस्परिक दूरी को कम अथवा अधिक किया जा सकता है। इसे निम्नलिखित कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये क्या होता है, कल्टीवेटर हैरो की भांति होता है। आपके घर अगर ट्रैक्टर होगा तो आपने कल्टीवेटर देखा होगा। तो ये खेतों की मिट्टी भुरभुरी करने हेतु, तो खेत की जुताई होती है इससे। दूसरा, छिटवा विधि से बोने वाली फसल के बीज को भूमि में भली प्रकार मिलाने हेतु। अब तो क्या गया है, रोटावेटर आ गया है, अब रोटावेटर से मिलाया जा रहा है। मिट्टी को रोटावेटर क्या कर रहा है, एकदम भुरभुरी बना देता है मिट्टी को।
एकदम महीन बना देता है पीस करके आटे जैसा। तीसरा, खेत में खेत में खाद अच्छी प्रकार से मिलाया जाता है। तो गेहूं बोया जाता है या धान बोया जाता है, तो क्या होता है, यही आपका कल्टीवेटर काम में आता है। तो कल्टीवेटर का देखिए चित्र देख लीजिए आपके सामने। यही कल्टीवेटर है, ये पुराने जमाने का कल्टीवेटर है। अब पहिया नहीं आता है ये। कुंदा, ये क्या है, कुंदा, इसी पे क्या होता है, ट्रैक्टर से लोहे के सामान ऐसे जोड़ा जाता है। यहाँ पे ट्रैक्टर आता है, ठीक है। और ये इसी कुंदे में क्या करता है, ट्रैक्टर का जो एक होता है, उसको कहते हैं टपलिंग कहते हैं। तो टपलिंग को क्या करते हैं, इसी में जोड़ते हैं और ट्रैक्टर टपलिंग के माध्यम से खींचता है इस कल्टीवेटर को। ये खुरपा है, खुरपा नुमा है, ये क्या करता है, मिट्टी को उटकेरता है। और ये टाइन है, ये देखिए सब नाम है, साइंटिफिक नेम है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये खुरपा है, ये टाइन है, ये हत्था है। हत्था मतलब जिसे पकड़ा जाता है, पहले ट्रैक्टर वगैरह नहीं था। तो ये क्या है, ये मैनुअल है। ब्रेस, ये आपका ब्रेस हो जाएगा। ये फ्रेम है, इसी फ्रेम पे क्या है, लोहे का फ्रेम है, टिका हुआ है। तो आप लोग देख लेंगे, ये आपका चित्र है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 50, प्रश्न नंबर 50 क्या है। प्रश्न नंबर 50 है, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं। तो मेटल को रिएक्शन करवाना है ऑक्सीजन यानी O2। ऑक्सीजन कभी अकेला नहीं रहता, हमेशा O2 के फॉर्म में रहेगा। तो धातुएं जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, लिटमस पेपर द्वारा कैसे पहचानेंगे कि अम्लीय ऑक्साइड है या भास्मिक ऑक्साइड, यानी क्या है, एसिडिक ऑक्साइड बना है या कि भास्मिक मतलब क्षारीय, या कि क्षारीय ऑक्साइड बना है। रासायनिक अभिक्रिया भी लिखना है। तो देखिए धातुएं ऑक्सीजन के संयोग से भास्मिक ऑक्साइड यानी कि बेसिक ऑक्साइड बनाती है। बेसिक मतलब बेस यानी कि क्षार, क्या बनाती हैं, बेसिक ऑक्साइड मतलब क्षारीय यानी कि भास्मिक। तो धातुएं ऑक्सीजन से, तो मान लीजिए कोई धातु हम ले लिए, सोडियम ले लिए, अब इसको हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, भास्मिक ऑक्साइड यानी कि क्षारीय ऑक्साइड बनेगा। यानी कि क्या बनेगा, Na2O, क्या बनेगा, Na2O बनेगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, भास्मिक ऑक्साइड यानी कि बेसिक ऑक्साइड। अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए प्रायः लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है साइंस में। यह पेपर नीले एवं लाल कागज की पट्टियों के रूप में होते हैं। तो जो लिटमस पेपर होता है क्या होता है, ऐसे रहता है, पट्टी नुमा रहता है। ठीक है, ये बिकता है बाजार में, आप लोग खरीद के देख भी सकते हैं अपने प्रैक्टिकल के लिए। ऐसे रहता है। तो एक नीला लिटमस पेपर होता है और एक लाल लिटमस पेपर होता है। इन दोनों पे क्या करते हैं, जो आपका अम्ल और क्षार होता है लिक्विड के फॉर्म में, इस पे क्या करते हैं, डुबो देते हैं। इसी को पेपर को डुबोते हैं, तो क्या होता है, लाल से नीला हो जाता है, नीला से लाल। तो उससे पहचान हो जाती है कौन क्षार है और कौन अम्ल है। तो देखिए कैसे पता करेंगे, तो जो नीला लिटमस पेपर होगा अम्ल में डुबोने पर लाल हो जाएगा। तो आप मार्केट जाइए, एक सेकेंड, आप मार्केट जाइए और नीला लिटमस पेपर ऐसे खरीद करके आप लाइए। नीला लिटमस पेपर ऐसे आप खरीद कर लाइए, और इस पे आप क्या करिए, इसको एसिड में डुबो दीजिए, इसको एसिड में डुबोइए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अपने आप से ये रेड कलर का हो जाएगा, ऐसे ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा पूरा। तो ये आपका अम्ल का पहचान है। और लाल लिटमस एवं पत्र क्षार में डुबोने पर, और जब लाल वाले को डुबोएंगे तो क्या होगा, ये नीला हो जाएगा। लाल वाले को डुबोएंगे तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। यानी कि नीला को एसिड में डुबोएंगे तो लाल हो जाएगा, और लाल वाले को एसिड में डुबोएंगे तो नीला हो जाएगा। यही आपका नियम है। इस प्रकार यह अम्ल तथा क्षार में विपरीत अभिक्रिया करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 51। प्रश्न नंबर 51 क्या है, कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरण डिबलर एवं कल्टीवेटर की उपयोगिता लिखिए। तो डिबलर क्या है, कृषि कार्य में प्रयुक्त जो डिबलर होती है, तो डिबलर रबी फसल के बीजों को बोने का साधारण यंत्र होता है। डिबलर क्या होता है, डिबलर से जो रबी फसल होते हैं जैसे गेहूं वगैरह, इसके द्वारा छिद्रों के माध्यम से बीजों को बोया जाता है, जिससे फसल का औसत उत्पादन अधिक होता है। गेहूं बोए जाते हैं, तो डिबलर से क्या बोए जाते हैं, गेहूं बोए जाते हैं। उसके बाद देखिए कल्टीवेटर मतलब हौर, इसको क्या कहेंगे, हौर कहते हैं। तो कल्टीवेटर यंत्र खेतों में उपयोग किया जाता है। और
ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर यंत्रों का उपयोग करके खेत की जुताई कर मिट्टी को उलट पलट कर दिया जाता है, जिससे मिट्टी के अंदर जो नमी होती है थोड़ा सा सूख जाता है खेत, और बोने योग्य खेत हो जाता है। और मिट्टी में क्या होता है, गुणात्मक सुधार होता है। मिट्टी का जो नमी होता है थोड़ा सा नमी कम हो जाता है, उसको पर्याप्त मात्रा में नमी मिलने भर का नमी बना रहता है, जिससे गेहूं क्या होता है, उपज होती है। इन यंत्रों से श्रम, मजदूरी में श्रम मतलब मेहनत, श्रम और समय दोनों की बचत होती है। अगर आप फावड़े से खेत को लगेंगे बोने तो क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगा। इसीलिए कल्टीवेटर का प्रयोग ट्रैक्टर के माध्यम से किया जाता है, आधुनिक यंत्रों के माध्यम से, तथा खेतों में जुताई भी ठीक से हो जाती है। प्रश्न नंबर 52 देखिए, प्रश्न नंबर 52 क्या है? प्रश्न नंबर 52 है, लवण किसे कहते हैं? आप स्पीड को बढ़ा लेंगे, अगर आपको स्पीड स्लो लग रहा होगा तो आप स्पीड को बढ़ा लेंगे 1.2 पे, चाहे 2x पे, जिस पे भी आप कर लें, आपको समझ में आए। लवण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है? अम्लीय लवण का उदाहरण दीजिए। तो साल्ट किसे कहते हैं? तो जब अम्ल और क्षार को मिला करके उदासीनीकरण रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाएंगे तो लवण बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। तो लवण देखिए, साल्ट, लवण एक क्या है, कंपाउंड है, यौगिक है। जैसे आपका देख लीजिए, फिटकरी भी क्या है, एक लवण है, लेकिन उसको कहते हैं द्विक लवण, उसको कहते हैं डबल साल्ट। ठीक है, फिटकरी क्या है, डबल साल्ट है। तो लवण एक यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर निर्मित होता है। वही बात हुआ। खाने वाला नमक यानी कि NaCl एक क्या है, लवण है। ये NaCl क्या है, बेसिक साल्ट है। NaCl क्या है, बेसिक साल्ट है। रसायनतः यह एक नमक सोडियम और क्लोरीन का सोडियम क्लोराइड नामक यौगिक है। तो लवण देखिए चार प्रकार के होते हैं। साल्ट कितने प्रकार के होते हैं केमिस्ट्री में? तो साल्ट केमिस्ट्री में आपके चार प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य लवण, सिंपल साल्ट। सिंपल साल्ट आपका क्या होता है, सिंपल साल्ट आपका NaCl हो गया। इसमें क्या है, सिंपली सोडियम और क्लोराइड का क्या है, यौगिक बना है। दूसरा आपका अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये HCl क्या है, अम्लीय लवण है। देखिए क्षारीय लवण जो क्या हो जाएगा, तो क्षारीय लवण आपका हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। ये क्या हो जाएगा, क्षारीय लवण हो जाएगा। उसके बाद द्विक लवण यानी कि डबल साल्ट में क्या हो जाएगा, फिटकिरी हो जाएगा। तो उस इस प्रकार लवण के चार प्रकार, सिंपल साल्ट, एसिड साल्ट, बेसिक साल्ट और डबल साल्ट। तो सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और द्विक लवण। अम्लीय लवण का उदाहरण NaHSO4 और NaH2PO4। एग्जाम्पल याद रखेंगे, NaHSO4, NaH2PO4। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 53, प्रश्न नंबर 53 है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका उपयोग समझाइए। 2020 में पूछा है। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका उपयोग बताइए। तो न्यूक्लियर एनर्जी, तो यूरेनियम थोरियम जो होता है उसी से नाभिकीय ऊर्जा बनती है। तो नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है, यानी कि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर रिएक्शन। जब आप देखेंगे भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी तो वहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट का क्या हुआ था, स्राव हुआ था। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट कसरा होने से विषैले गैस, वो सब नाभिकीय अभिक्रिया की वजह से ही हुआ था। तो वो क्या हो गया था, अनियंत्रित हो गया था। ये नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया करेंगे तो नहीं नुकसान करेगा। वर्तमान समय में विद्युत उत्पादन हेतु वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। तो जो नाभिकीय यानी कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं उनको क्या किया जाता है, पावर प्लांट में ले जा करके वो नियंत्रित अभिक्रिया करवाते हैं, चेन रिएक्शन होता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत छोटे से ही मात्रा में क्या होता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो नाभिकीय क्रिया से प्राप्त ऊष्मा पानी को गर्म करके भाप बनाने के काम आती है। तो जो नाभिकीय क्रिया से प्राप्त ऊष्मा होती है, पानी को गर्म किया जाता है और भाप बना दिया जाता है, जिससे फिर बिजली उत्पन्न करने हेतु प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग देखिए, 2009 में दुनिया की बिजली का 15%,
ये 2009 का आंकड़ा है कि दुनिया की बिजली का 15% परमाणु ऊर्जा से प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त परमाणु प्रणोदन का उपयोग करने वाले 150 से अधिक नौसेना पोतों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 54। 54 क्या है? प्रश्न नंबर 54 देखिए, कोशिका क्या है? सेल क्या है? तो मनुष्य की सबसे छोटी इकाई है। पादप प्लांट तथा एनिमल सेल में अंतर बताना है। तो कोशिका हेडिंग डालेंगे सेल, और उसके अंदर हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कि मानव शरीर असंख्य अनगिनत छोटी छोटी जीवित इकाइयों से, मृत नहीं, जीवित इकाइयों से मिलकर के निर्मित हुआ है। इन इकाइयों को कोशिका या सेल कहा जाता है। कोशिकाएं निर्जीव नहीं है, अगर निर्जीव होती तो हम लोग भी निर्जीव रहते, तो बल्कि ये शरीर की क्या है, जीवित इकाइयां हैं। ये गति करती हैं, श्वास लेती हैं, अपना पोषण कर वृद्धि करती हैं, व्यर्थ पदार्थों का त्याग करती हैं एवं जनन भी करती है। अतः मानव शरीर असंख्य जीवित इकाइयों का एक समूह है। ये मानव शरीर की निर्माणक इकाइयां कही जाती हैं। क्या है? रिपेयरिंग यूनिट्स हैं सेल। शरीर निर्माण में यह ठीक उसी प्रकार कार्य करती है जैसे भवन निर्माण में ईंटें कार्य करती हैं। जिस प्रकार आपका घर एक एक ईंट से मिलकर बना है, उसी प्रकार आपका शरीर भी एक एक कोशिका से मिलकर के बना है। तो लाखों करोड़ों अरबों कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में। तो ईंटों को आपस में जोड़ने हेतु सीमेंट का उपयोग किया जाता है। तो ईंटों को आपस में जोड़ने हेतु क्या किया जाता है? सीमेंट का उपयोग किया जाता है। जबकि कोशिकाएं शरीर में कोलोजन नामक तत्व से जुड़ी रहती हैं। आपके ईंट जब घर बनते हैं तो सीमेंट बालू से जोड़ते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपके शरीर में मान लीजिए दो सेल हैं, तो इनको जोड़ा जाता है कोलेजन नामक पदार्थ से। कोलेजन नामक पदार्थ से जुड़ी रहती हैं। यद्यपि ये कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, फिर भी शरीर में पाई जाने वाली प्रत्येक कोशिका का एक भिन्न अस्तित्व होता है। हर एक आपके शरीर में यूनिट जो सेल होता है, इसका अलग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अलग नहीं, मतलब इनकी अलग अलग क्या होती हैं, अस्तित्व होती है। प्रत्येक कोशिका एक पतली झिल्ली से ढकी रहती है। हर एक कोशिका क्या रहती है? पतली झिल्ली से ढकी रहती है और दूसरी कोशिका से अलग रहती है। यानी कि हर एक कोशिका, मान लीजिए ये कोशिका है और ये कोशिका है। ये कोशिका भले एक पास सटी रहेंगी, लेकिन इनके ऊपर क्या होगा, एक पतली झिल्ली इस टाइप का रहेगा। इसी टाइप एक पतली झिल्ली इसमें हो जाएगा और इसी में एक पतली झिल्ली यहाँ पे लग जाएगा। तो कोशिकाएं जीवधारियों में पाई जाती हैं। जो जीव होते हैं उनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। कोशिकाएं जीवधारियों में पाई जाती हैं, जिनमें अधिकांश जीवधारी बहुकोशिकीय होते हैं। तो जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, इसको क्या कहेंगे? मल्टी सेल्यूलर। तो जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं उनमें अधिकतर क्या पाया जाता है? उन्हीं में अधिकतर सेल पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीवधारी होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, जैसे अमीबा। अमीबा क्या है? इसमें एक ही कोशिका होती है, अमीबा। हम लोग क्या है? बहुकोशिकीय। हमारे शरीर में लाखों अरबों कोशिकाएं हैं। तो ये एक कोशिकीय जीव कौन है? अमीबा। और कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं। यानी कि इसका कोई एक क्राइटेरिया नहीं है, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं जीव और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। तो एक कोशिकीय जीवों को एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेल्यूलर कहा जाता है, तथा बहुकोशिकीय जीवों को बहुकोषीय मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। तो पादप और जंतु कोशिका में हम लोग अंतर पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पादप यानी कि प्लांट और एनिमल सेल में अंतर हेडिंग डालेंगे, और इसको स्केल से एक साइड हेडिंग डालेंगे लिख करके प्लांट सेल, और एक साइड लिखेंगे एनिमल सेल। तो देखिए पहला, पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल की प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। कवकों में इसका अभाव होता है। तो पादप कोशिका में क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर क्या होती है? सेलुलोज। ये सेलुलोज क्या है? आपका एक पॉलीमर है। क्या है? सेलुलोज एक प्रकार का बायोलॉजिकल पॉलीमर है। इसके बहुत रिपीटेड स्ट्रक्चरल यूनिट से जुड़े रहते हैं सेलुलोज। तो सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। कवकों में इसका अभाव पाया जाता है। फंजाई में आपका सेलुलोज नहीं पाया जाता है, ना ही प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है। और इसी तरफ जंतु कोशिका देखिए, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो यही अंतर है। इसमें प्लाज्मा झिल्ली में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति सेल वॉल पाया जाता है, और इसमें जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता। यही मेन डिफरेंस है, ये सेल वॉल नहीं पाया जाता है। दूसरा देखिए,
पादप परिपक्व कोशिकाओं में एक बड़ी धानी होती है जिसके कारण कोशिका द्रव्य भित्ति के साथ साथ एक अस्तर के रूप में होता है। जंतु कोशिका में धानियां नहीं होती हैं। तीसरा, पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य यानी कि कोशिका के बीच में जो पानी है, चिपचिपा गाढ़ा द्रव, उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो प्लांट सेल में क्या पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में लवक होते हैं। क्या होते हैं? लवक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट टाइप होते हैं। क्लोरोफिल युक्त हरे लवक हरित लवक कहलाते हैं। तो क्लोरोफिल क्या होते हैं? हरा लवक होता है, इसको हरित लवक कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोफिल। ये हरित लवक मतलब क्या जाएगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तीसरा देखिए, जंतु कोशिका में लवक या प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। तो जंतु कोशिका में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। तो जंतु कोशिका में क्या होते हैं? इनके शरीर का कलर डिजाइन करने के लिए जो शायद मेलानिन होता है, मेलानिन हार्मोन्स, ये सहायक होता है। चौथा, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम व सेंट्रियाल अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में क्या? सेंट्रोसोम और सेंट्रियाल अनुपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं। तो ये आपके चार बेसिक डिफरेंस हो गए प्लांट सेल और एनिमल सेल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, शेयर करना ना भूलिए।